नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए? आज आप ही की क्लास चलाएंगे, है ना? कल की तरह चोट नहीं करेंगे कल। चलिए, आई होप सारे आ गए। अभी एक दो ही आए, चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे। कल हम लोगों ने जो बात करी थी, कल हमने बात करी थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, करी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया था। हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी उसको रैप अप किया था क्योंकि टाइम हो गया था। तो एक बार दोबारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देख लेते हैं। कल हमने रिकॉम्बिनेंट्स बनाए थे, जब मैंने आपके सारे एंजाइम्स, डीएनए मोटिवेटिंग एंजाइम्स आपके सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है, जिसमें से हमने डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स हम लोगों ने कल कर लिए थे। ये सारे काम हमने कल कर लिए थे। कल रिकॉम्बिनेंट्स, एगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। कल के पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट फटाफट, यस और नो भी प्लीज जवाब दे देना। ये इतना नहीं है कि मैं खड़ी रहूं तुम लोगों के टाइम के लिए। है तो यस, नहीं है तो नो। डाउट है तो बताइए क्या डाउट है। कल हम लोगों ने एगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था, अगर उसमें किसी को कोई डाउट आया हो। कल हम लोगों ने और क्या किया था, आपका रिकॉम्बिनेंट्स देखे थे हमने। रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं, दो चीजें हमने देखी थी। एक हमने देखा था कि एक, अगर जो इकोलाई बैक्टीरिया होस्ट जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डालना चाहते हैं, अगर प्लाज्मिड मौजूद नहीं है, अगर प्लाज्मिड नहीं है उसके अंदर, तो कैसे पता चलेगा? प्लाज्मिड है लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, और अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो कैसे पता चलेगा? ये तीन चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या बात करी थी कल? हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग उसका अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, कैसे पता करेंगे। ये बस इतनी ही हमारी कल बात हो पाई थी। दोबारा एक बार इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। प्लाज्मिड नॉर्मली इकोलाई जो होता है, नॉर्मल कंडीशन में इकोलाई जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अगर कोई इकोलाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है तो वो नॉर्मल इकोलाई है। लेकिन जो प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड हम ले रहे हैं इसमें? हमने प्लाज्मिड लिया है PBr322। हमने कौन सा प्लाज्मिड लिया है? PBr322। इस प्लाज्मिड के पास क्या होता है? जीन होता है। और जीन किसके लिए होता है? जीन होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए इसमें जीन होता है। ठीक है, हमने क्या किया है? हमने इकोलाई है जो कि नॉर्मली एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है, लेकिन जो प्लाज्मिड, जो वेक्टर हम डालने वाले हैं, वो वेक्टर कौन सा है हमारा? PBr322 और इसके पास जीन है। कौन सी जीन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्लाज्मिड को इस इकोलाई के अंदर डाल रही हूँ, दैट मीन्स इसका क्या है कि जो इकोलाई है वो क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो अभी तक क्या था? सेंसिटिव था। तो इससे पहली चीज हमें ये पता चल जाएगी कि जो इकोलाई है उसके अंदर प्लाज्मिड गया है कि नहीं गया। अगर इकोलाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, दैट मीन्स प्लाज्मिड उसके अंदर चला गया। पहली चीज। दूसरी चीज अब हमें पता करनी है रिकॉम्बिनेंट्स। वो हम पता करते हैं ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये तो पता चल जाता है हमें ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब हमें पता करना है किसका? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का हमें पता करना है। एंड व्हाट वाज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है कि जो जीन है, किसके पास? PBr322 के पास जीन है। ये जो क्या होता है, इसको हम कौन से एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं? ये कटता है एंडोन्यूक्लियस वाम H1 से। दरअसल ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाम H1, ये इस PBr322 प्लाज्मिड को कहाँ से काटता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से काटता है। यानी कि ये देखिएगा इस तरह से ये डीएनए है, तो इसको कहाँ से ब्रेक करेगा? इसमें कहाँ से निक लगाएगा। निक क्या होता है? कहीं से कट लगाना, ब्रेक लगाना। तो कहाँ से ये निक लगा रहा है? ये निक लगा रहा है ऐसी जगह से जहां पर क्या हो गया है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो जीन थी वो क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो PBr322 है, यहाँ पे ये निक लग गया, ये खुल गया इस तरह से। ठीक है, ये देखो
इस तरह से खुल गया। अब हमने क्या किया है, इस जगह अपनी डिजायर्ड जीन कर दी है इंसर्ट। ये क्या है, हमारी डिजायर्ड जीन हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। तो ये कैसा प्लाज्मिड है हमारा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल प्लाज्मिड जो था वो तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, सेंसिटिव है। तो अब आपको तीनों कंडीशन पता चल जाएंगी कि मान लो एक इकोलाई जो कैसे मीडियम में ग्रो कर रहा है, जो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो ग्रो कर रहा है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में तो ग्रो कर रहा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में मर रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसा प्लाज्मिक कैसा बैक्टीरिया है, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। अगर यही बैक्टीरिया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर प्लाज्मिड है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। और अगर यही बैक्टीरिया ना तो एम्पिसिलिन और ना ही टेट्रासाइक्लिन दोनों की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहा है, दोनों की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल बैक्टीरिया, इसके अंदर प्लाज्मिड भी नहीं गया। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको तीनों चीजें क्लियर हैं। और इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मतलब इंसर्ट करने की वजह से, इंसर्ट जीन, डिजायर्ड जीन के इंसर्ट करने की वजह से जो प्लाज्मिड है वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसी को तीनों चीज क्लियर हो गई आपको। तो ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में, PBr322 प्लाज्मिड के बारे में बात करी थी, लेकिन केवल PBr322 प्लाज्मिड तो नहीं होता, और भी प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। दरअसल क्या होता है, ये होता है आपका प्लाज्मिड एक PUC8। कौन सा प्लाज्मिड, PUC8। इस प्लाज्मिड के पास एक जीन होता है, कौन सा जीन, LEG-Z जीन। आपका एक प्लाज्मिड है कौन सा, PUC8, इसके पास कौन सा जीन होता है, LEG-Z जीन होता है। सॉरी, PUC8 इसके पास जीन है, एक तो इसके पास जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए, एक तो इसके पास जीन है कौन सा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए इसके पास जीन है, और दूसरा क्या है, इसके पास LEG-Z जीन है। ये जो LEG-Z जीन होता है बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम PUC8 LEG-Z gene responsible for production of enzyme, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Responsible for production of enzyme beta galactosidase. And what is the use of the beta galactosidase? Beta galactosidase break the lactose. Beta galactosidase break lactose into, लैक्टोज किससे, कौन सी दो यूनिट से मिलकर बना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब हम लोग प्लांट वीजो में बात कर चुके हैं। कौन सी दो यूनिट से बना हुआ है, लैक्टोज इज अ डायासेक्राइड है, और कौन सी दो यूनिट से बना हुआ है, ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, या इट्स अ डाइसैक्राइड एंड मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
तो जो लैक्टेट जीन है ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी वजह से लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। और साथ में इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है। अब होता क्या है, जब हम इसको रिकॉम्बिनेंट करेंगे, तो जब रिकॉम्बिनेंट हम इसके बनाते हैं तो कौन सी जीन डिसरप्ट हो जाती है, लैक्टेट जीन कैन बिकम डिसरप्ट। लैक्टेट जीन क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई, ठीक है। दैट मीन्स ग्लूकोज जो होगा, जो लैक्टोज है वो किसमें नहीं टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं टूटेगा। ऑब्वियस बात है ना भाई, अगर रिकॉम्बिनेंट जीन होगा तो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो लैक्टेट जीन, जैसे वहां पर टेट्रासाइक्लिन पर हो रहा था, निक कहाँ लग रहा था, टेट्रासाइक्लिन पर लग रहा था, ऐसे ही यहाँ पर कहाँ लग रहा है आपका, लैक्टेट जीन में लगता है। और लैक्टेट जीन में लगने की वजह से वो जीन क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। डिसरप्ट हो जाएगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। तो लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो अभी भी है ना, ठीक है। तो आप रिकॉम्बिनेंट कैसे पता लगाएंगे इस कंडीशन में कि इकोलाई बैक्टीरिया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है इसके अंदर, इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है, लेकिन लैक्टोज का ब्रेकडाउन ये नहीं कर रहा है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन ये नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है और बीटा लैक्टोज का ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो ये कैसा इकोलाई हो गया, नॉर्मल इकोलाई, यानी कि इसके अंदर प्लाज्मिड भी नहीं है, ठीक है। और एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस भी हो रहा है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी हो रहा है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इट इज अ नॉर्मल प्लाज्मिड बैक्टीरिया विद नॉर्मल प्लाज्मिड, ठीक है। बैक्टीरिया किसके साथ है, नॉर्मल प्लाज्मिड के साथ है। बात आ गई समझ में? अब एक क्वेश्चन जो आपका ऊपर है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, व्हाट इज अ ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। दरअसल क्या है कि अब हम कोई लैक्टोज को आंखों से देख तो नहीं सकते, देख सकते हो क्या कि मीडियम में लैक्टोज मौजूद है और आप देख सकते हो ग्लूकोज और गैलेक्टोज टूट रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई, हमें तो ऐसी चीज चाहिए ना जो विजिबल हो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जो विजिबल हो। तो इसके लिए क्या होता है, दरअसल एक कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या है, एक्स गैल। कंपाउंड क्या है, आप देखिएगा आपकी बुक में है, एक्स गैल। एक्स गैल क्या है, ये पूरा इसका फॉर्मूला है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोआइल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है इसका, नॉर्मल इसका कॉमन वर्ड कर दिया हमने एक्स गैल। अच्छा, इतना अभी आपको समझ में आया? किसी को इतने में भी डाउट है तो बताइए मुझे। इतना आई गेस सबको समझ में आया होगा यार, यस और नो में तो जवाब दिया करो, नालायकों। यस और नो जवाब देने में भी आप बता रही है, सो रहे हो फोन चालू कर करके। चलिए खैर, इतना अभी तक सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, एक्स गैल। दरअसल हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्योंकि हम लैक्टोज को आंखों से नहीं देख सकते, हमें ऐसी चीज चाहिए जिसे हम विजिबल कर सकें, जिसे हम आसानी से देख सकें, ताकि हमें पता चले। तो क्या होता है, what is X-gel? X-gel is an analog of
XGL इज एन एनालॉग ऑफ लैक्टोज। किसका एनालॉग है ये? लैक्टोज का एनालॉग है XGL। होता क्या है, जो XGL होता है जब बीटा गैलेक्टोज, भाई लैक्टोज का एनालॉग है, इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड इसके द्वारा टूटेगा। जैसे क्या टूट रहा था? लैक्टोज टूट रहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ऐसे ही XGL भी टूटता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स की प्रेजेंस में। XGL भी टूटता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स की प्रेजेंस में। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, किसमें टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। तो जब, लेकिन इसमें क्या होता है, जब XGL बीटा गैलेक्टोसाइड्स के द्वारा इसमें, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड्स इससे रिएक्ट करता है और इसको तोड़ता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, तो इट गिव्स अ ब्लू कलर, इट गिव्स डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि बीटा गैलेक्टोसाइड्स है या नहीं है। कैसे? मीडियम है, मीडियम में आपने क्या डाला हुआ है? आपने एम्पिसिलिन डाला हुआ है मीडियम में, और आपने क्या डाला हुआ है? XGL आपने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है? आपका कंपाउंड XGL इसमें मौजूद है, और साथ में यहाँ पे आपका ई कोलाई। अब कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? देखिएगा इधर कि एम्पिसिलिन के लिए, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, और साथ में ही ब्लू कलर भी नहीं दे रही है। इसका मतलब इट इज अ नॉर्मल ई कोलाई। ये क्या है? नॉर्मल ई कोलाई विदाउट प्लाज्मिड। विदाउट प्लाज्मिड, यानी कि इसके अंदर प्लाज्मिड भी नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप कैसे पता लगाएंगे? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस भी है और ब्लू कलर भी दे रहा है। एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस भी है और ब्लू कलर भी दे रहा है। दैट मीन्स इट्स अ ई कोलाई with normal plasmid, with normal plasmid, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है, लेकिन ब्लू कलर नहीं है। क्या है? व्हाइट कॉलोनी। क्या है? व्हाइट कॉलोनी। तो इसका मतलब ये कैसा है? ई कोलाई विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ई कोलाई विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये तीन कंडीशन बन सकती हैं। हम नॉर्मली, मैंने आपको बोला है कि हम दो ही वेक्टर्स यूज करते हैं नॉर्मली। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो दो ही वेक्टर आपके यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका PBr322 और एक है आपका क्या? PUC8। और इन दोनों को हम कैसे पता कर सकते हैं? ये दोनों के तरीके, हाउ वी रिकॉग्नाइज द रिकॉम्बिनेंट्स, मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई भाई? सबको आ गया होगा, आई होप समझ में। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है। फिर भी डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफेक्शन, चलिए मैं मान के चल रही हूँ आपको आ गया। ठीक, लेट मी अज्यूम, कहते हैं ना लेट अज्यूम एक्स, जैसे मैथ में पढ़ते थे, फिजिक्स में, ऐसे में कहते थे लेट अज्यूम कि आपको आ गया। क्या आप तो बताते नहीं हो? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ट्रांसफेक्शन। व्हाट इज अ ट्रांसफेक्शन? कोई अंतर नहीं है ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड डीएनए की। हमने क्या यूज किया था एज अ वेक्टर? जब हम एज अ वेक्टर आपका प्लाज्मिड यूज करते हैं, एज अ वेक्टर जब हम क्या यूज करते हैं? प्लाज्मिड यूज करते हैं,
तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट वी कॉल दैट, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम एज अ वेक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं, फेज डीएनए, क्या यूज कर रहे हैं हम, फेज डीएनए जब हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्या देते हैं, ट्रांसफेक्शन। एज अ वेक्टर हम किसका यूज कर रहे हैं, फेज डीएनए का यूज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, ट्रांसफेक्शन। और जब हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए, अब ये आपका लास्ट एक टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। इसको फटाफट करते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, दो टाइप के मेथड होते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर प्लांट्स में अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक हो सकता है हम कर सकते हैं या तो डायरेक्टली, और या हम कर सकते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अभी तक हम ये हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में। ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे इकोलाई वगैरह, हम किस में लेके चल रहे थे, बैक्टीरिया में हम लेके चल रहे थे। तो बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया PUC8, PBr322, ये जो प्लाज्मिड हमने बात करी है, ये हमने बात करी है ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन अब हमें बात करनी है प्लांट्स के अंदर कि हम प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। दो टाइप के मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में वही प्लाज्मिड ही है इसमें, लेकिन इसमें प्लाज्मिड क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था प्लाज्मिड 2, PBr322 और PUC8, इसी तरीके से प्लांट्स में दो अलग प्लाज्मिड है। एंड व्हाट वाज दैट प्लाज्मिड कॉल्ड, TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड। ठीक है, इनके जो नाम है, इनके जो ये नाम है, ये इनके नाम जहां से ये लिए गई हैं उनके बेसिस पर हैं। जो TI है ये लिया गया है किससे, ये नाम आपको याद होने चाहिए, पहले कह दे रही हूं मैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और केवल आपके BSc से मतलब नहीं है, आगे भी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो TI प्लाज्मिड क्या है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और इसका है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ये जेंस कुछ ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल, अभी हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड देखा था। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम लोगों ने क्या देखा कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में से आपने बैक्टीरिया उसमें वेक्टर में आपने प्लाज्मिड में निक लगाया और फिर डिजायर्ड जीन आपने इंसर्ट कर दी। सेम इनमें करते हैं, इन प्लाज्मिडों को निकालते हैं। आई गेस मैं पहले बात भी कर चुकी हूँ उसके बारे में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, रिमेम्बर दैट मे बी ना, कर चुकी हूँ मैंने आपको बताया था ये कौन सी डिजीज करता है ये प्लांट के अंदर, क्राउन बॉल डिजीज। कौन सी डिजीज करता है ये प्लांट के अंदर, क्राउन बॉल डिजीज। व्हाट वाज द क्राउन बॉल डिजीज, इट्स मतलब ये एक फोड़े जैसी डिजीज है कि प्लांट के अंदर ट्यूमर, नोड, गांठ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं इस तरह से, ये यूं। ठीक है, और वो किसकी वजह से बनती है, इसी प्लाज्मिड की वजह से बनती है। क्यों, क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास जीन होती है। कौन सी जीन होती है, विर जीन। बता देती हूँ आपको, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास एक जीन होती है। एंड व्हाट वाज दैट कॉल्ड जीन, विर जीन, वायरुलेंस जीन। विर जीन का क्या फॉर्मूला क्या है, इसकी फुल फॉर्म वायरुलेंस जीन। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, वायरुलेंस जीन। दरअसल ये जीन करती क्या है, ये जीन जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, कौन कौन से आपके ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मेनली, और भी है जिब्रेलिन वगैरह भी है, पर मेनली हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात करते हैं। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं आपसे, TI प्लाज्मिड की बात कर रही हूँ।
किसकी बात कर रही हूँ मैं? ये टीआई प्लाज्मिड की बात कर रही हूँ। ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसके पास जीन होता है, कौन सा जीन? विर जीन, जिसको हम बोलते हैं वायरुलेंस जीन। क्यों? बिकॉज दिस टीआई प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज। कौन सी डिजीज? क्राउन बॉल डिजीज। प्लांट के अंदर डाइकॉट्स के अंदर, मेनली डाइकॉट्स प्लांट्स के अंदर एक डिजीज करता है क्राउन बॉल डिजीज। और यही जो क्राउन बॉल डिजीज है इसके अंदर क्या होता है? नोड जैसी संरचना या गांठ जैसी संरचना प्लांट्स में बन जाती है, ठीक है। और वो किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू अ जीन विच इज वी कॉल्ड एज वायरुलेंस जीन्स या विर जीन हम इसको बोल रहे हैं। और इसमें क्या होता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या रिलीज करती, बेसिकली ये क्या करते हैं? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और जिनकी वजह से उनमें हाईली डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हाईली डिवीजन होने की वजह से ये इनमें एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर इनमें बना देते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। तो बस नॉर्मली क्या किया जाता है प्लांट्स में? इस विरजीन वाले पोर्शन को निकाल कर अलग कर दिया जाता है, और इसके अलावा इसमें से एक डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड जीन इसमें फिट कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी जीन हम चाह रहे हैं डिजायर्ड जीन, वो इसमें फिट कर दिया जाता है और इसको प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिस भी प्लांट के अंदर आप ये करना चाहते हैं। जैसे जो प्लांट है जिसमें ये टीआई प्लाज्मिड जो इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी प्लांट में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, सेम ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मिड की तरह है, लेकिन इसमें क्या है? अलग प्लाज्मिड है, उसमें अलग प्लाज्मिड है, बस इतना सा अंतर है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड सबको समझ आ गए? ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड सबको समझ में आ गए। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। अच्छा, पहले रिजॉइन कर लीजिए क्लास को।